अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। तो उसके अंदर हमने जितने भी हमारे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ब्लड को भी हमने देख लिया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स को भी देख लिया था कि कितनी टाइप्स की हैं, किसके से क्या काम है। हार्ट को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। ब्लड प्रेशर भी देख लिया था कि एक नॉर्मल पर्सन का 120/80 ब्लड BP होता है, ठीक है। अगर पल्स रेट देखते हैं तो पल्स रेट उसकी नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, 65 से लेके 80 के दरमियान में होती है। अब हमने पढ़ना है कि किस तरीके से डाइट और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा मर्ज है जिसके अंदर ज़्यादातर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। कि मतलब जिन लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है तो उसमें से मेजॉरिटी यही होता है कि उनकी आर्टरीज जो होती है वो थिक हो गई होती है, मोटी हो गई होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी एक नॉर्मल आर्टरी है, उसकी ये शेप है वो इतनी बारीक है, उसकी लाइनिंग इतना बारीक है, लेकिन आर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि उसकी जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है। ये इसके कंपेयर के लिहाज से ये मोटी है ना, तो इट्स मीन कि ये कौन सी आर्टरी होगी, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस वाली होगी। और वो फिर क्या कॉज करती है, हार्ट अटैक कॉज करती है। क्यों? क्योंकि अब इसमें अगर मोटी कर देंगे दीवार तो दरमियान वाला रास्ता थोड़ा बन गया ना, तो ब्लड जो यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा उसको रास्ता कम मिलेगा, उसके लिए ब्लॉकेज होगा, तो वो हमारे पास हार्ट अटैक की कंडीशन आती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल पर्सन का BP कितना होता है, 120/80, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को हाई BP है तो इट्स मीन कि उसका ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल रेंज से अबव है। तो ये नॉर्मल रेंज से अबव अगर होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा पेशेंट जो है उसको BP का प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादातर हार्ट अटैक लीड्स करता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा डिसऑर्डर नहीं है, हर किसी दूसरे पर्सन को BP का प्रॉब्लम होता ही है। तो उसमें सिंपली क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड प्रेशर आर्टरीज के अंदर ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा था, तो हम उसे कहते हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही डिसऑर्डर है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बीमारी है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड प्रेशर से आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है एक नॉर्मल उसके प्रेशर के लिहाज से। तो इट्स मीन ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ सिंपली कहते हैं कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो उसको हम कहते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो गई। हम जितना भी खाना खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड है, फास्ट फूड है, बर्गर, शामा, कोई भी चीज़ है, वो एंड प्रोडक्ट उसकी क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब हमारा जो पेनक्रियास होता है वो एक रिलीज़ करता है केमिकल, उसको हम कहते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। मतलब एक नॉर्मल रेंज तक ग्लूकोज रखता है, अगर उस रेंज से ज़्यादा हो रही है तो उसने उसको लिमिट करना है। मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, और वो किसका काम है, पेनक्रियास का काम है। तो पेनक्रियास अगर इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा तभी उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज जो है ना वो प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ग्लूकोज को तो कोई कंट्रोल करने के लिए है नहीं, तो उसका लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा और उसको हम कहते हैं कि वो डायबिटीज़ हो गई है या शुगर हो गई है, ठीक है। शुगर का तो पता है ना कि शुगर की बीमारी हो गई है, फिर इंसुलिन लगती है, बाहर से जो इंजेक्शन लगते हैं। तो इंसुलिन क्यों लगती है, क्योंकि उनका पेनक्रियाज होता है वो अपनी नेचुरल इंसुलिन नहीं बना रहा होता। तो ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करेगा, उसको लिमिट में कौन लाएगा, इंसुलिन लानी है। तो अगर पेनक्रियाज नहीं ला रहा आपका तो उसलिए उनको आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर लेनी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे ये डायबिटीज़ के डायबिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है, सिंपली लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ब्लड जो बॉडी है वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर रही है इनफ अमाउंट में इंसुलिन, और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज। हमारी बॉडी का जो पेनक्रियाज होता है उसका काम ही है कि उसने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, और इंसुलिन का क्या काम है कि उसने हमारी फूड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है और हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिट के लिहाज से ग्लूकोज रखनी है, उस लिमिट को एक्सीड नहीं करती फिर ग्लूकोज होती है। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी है या तो पेनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं रहा, ठीक है, या वो इतनी सफिशेंट अमाउंट में नहीं बना रहा कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाए, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है या शुगर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एस्थमा।
एस्थमा सिंपली उर्दू में कहते हैं दमा को, कि दमे की बीमारी होती है ना, सांस प्रॉपरली नहीं आता। तो अब ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये आपका सर्कुलेटरी डिसऑर्डर ही है, क्योंकि इसमें ब्लड या हार्ट या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व है। तो जो लंग्स वाला सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इसीलिए ये हमारा रेस्पिरेटरी या लंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकती है कि क्यों किसी पर्सन को एस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है। तो सिंपली जो एस्थमा होता है उसके अंदर एयर वेस्ट होती हैं लंग्स की, वो बारीक हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। एल्वोलाई का तो पता है ना आप लोगों को, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ाया था कि एल्वोलाई क्या होते हैं। एल्वोलाई आर द टाइनी सैक्स, छोटे छोटे सैक होते हैं, ठीक है, जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, इस तरीके से वो सैक होते हैं सारे, ठीक है। तो अगर हम इस सैक को, एक सैक को कट करके ओपन करके देखते हैं तो इसकी जो अंदर ही साइड होती है इस तरीके से कि ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। अगर हमने उसे कट करके देखा है, ये उसका जो डायमीटर है, उसका मुंह जो है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। अब क्या होता है कि ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन सही तरीके से जा रही है प्रॉपरली, और ना ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है। तो उसको हम कहते हैं कि एयरवेज जो हमारी एल्वोलाई हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, वो उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो गया, जिसकी वजह से ना तो एयर सही तरीके से हमारे एल्वोलाई तक जा रही है। जब एल्वोलाई तक नहीं एयर सही तरीके से जाएगी तो आगे ब्लड को कैसे सप्लाई करेगा। तो इसीलिए जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन हमारा क्या बनता है फिर एल्वोलाई के, एल्वोलाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उसके बाद बिकम इन्फ्लेटेड के, एक तो वो छोटे हो गए हैं, सेकेंड कि जो उसकी वॉल्स हैं वो थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। अब मोटी हो गई हैं इस तरीके से, ठीक है। मोटी होने की वजह से क्या हुआ है कि रास्ता कम मिल रहा है, रास्ता कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एयर जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगी, ब्लड तक सप्लाई नहीं होगी उसकी। तो रास्ता अगर उसका तंग हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, मतलब वो फूल गया है, सूज गया है एल्वोलाई जो है, तो रास्ता उसका कम हो गया, डायमीटर एक उसका शॉर्ट हो गया, सेकेंड कि वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, मतलब वो थोड़ी सी स्वेल हो गई है, फूल गई है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सही तरीके से प्रॉपरली ब्लड तक नहीं जा रही। तो उसको हम कहते हैं कि वो एस्थमा की रीज़न में आता है कि वो एस्थमा कॉज करता है। उसके बाद है आर लाइन विथ मच म्यूकस, के थोड़ा बहुत म्यूकस होता है एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे मुंह के अंदर म्यूकस होता है ना, ये थूक की फॉर्म के अंदर होता है। तो इस तरीके से जो एल्वोलाई होते हैं इसके अंदर भी बारीक थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का म्यूकस होता है इसकी लाइनिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइनिंग के अंदर जो म्यूकस है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो सारा यहाँ पे लगना स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। अब वो रास्ता तंग कर देगा एयर को गुजरने के लिए। तो जब रास्ता नहीं मिलेगा एयर को गुजरने के लिए तो वो ब्लड तक कैसे जाएगी, तो इसलिए फिर एस्थमा की कंडीशन आती है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को एस्थमा हुआ है कि नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक्स ऑफ वीजिंग। अब वीजिंग क्या आती है कि हम एक नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन सांस लेते हैं, उनकी हल्की हल्की सीटियाँ बीच में बज रही होती हैं, मतलब सांस जब इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो वो सीटी की फॉर्म में बज रही होती है, उसको हम कहते हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, उनको वीजिंग है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि उनको सांस प्रॉपरली नहीं आता। हमें तो एक प्रॉपरली सांस आ रहा है ना कि हम इनहेल भी सही तरीके से कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाती है कि उनको सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा था। फिर चेस्ट टाइटनेस हो जाती है कि घबराहट जैसे होती है ना, अगर आप खुद कर लें प्रैक्टिकल कि अगर आप अपना थोड़ी देर के लिए सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए सांस बंद करते हैं तो कैसे घबराहट स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं चेस्ट टाइटनेस। जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जब इनको एस्थमा का अटैक होता है तो उनकी चेस्ट टाइटनेस हो जाती है कि उनको घबराहट फील होती है, उनको सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा था। उसके बाद कफिंग तो उसका मेजर पोर्शन है ना एस्थमा का, कि जिस पर्सन को एस्थमा है उसको कफिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब ये नहीं कि उसको 4 दिन रही 5 दिन रही वो सही होगी, उसकी कफिंग जो है वो चलती रहती है, स्टार्ट रहती है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि ये अब जो एस्थमा है ये सिंपली होता किस वजह से है कि कोई ना कोई एलर्जेंस होते हैं, कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, आपने वो डस्ट जो है अगर इनहेल कर लिया तो आपको छींकें आने लग जाएंगी, खांसी स्टार्ट हो जाएगी, घबराहट होगी, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। तो अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो आपने उस डस्ट से अवॉइड करना है। कुछ फ्लावर से एलर्जी होती है कि उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं, अगर वो स्मेल करते किसी फ्लावर को स्मेल करते हैं वो चला जाता है, तो उसको अगर उस पर्सन को एलर्जी है तो उसको एस्थमा कॉज हो जाता है। तो मतलब जिस चीज़ से आपको एलर्जी है पता होता है, जो भी पेशेंट है उसको पता होता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है,
तो वो उस चीज़ को अगर अवॉइड करें तो एस्थमा का इतने ज़्यादा अटैक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अवॉइड करना है एलर्जन से, कि अगर डस्ट से एलर्जी है तो उसने डस्ट को अवॉइड करना है, अगर उसे पोलन ग्रेन से एलर्जी है पोलन ग्रेन को अवॉइड करना है, अगर उसे किसी खाने से एलर्जी है कि वो गंदम नहीं खा सकता या फिर वो प्याज नहीं खा सकता या इस तरह की कोई भी अगर फूड जिससे उसे एलर्जी होती है तो उसने उस चीज़ को अवॉइड करना है, उसने वो चीज़ नहीं खानी, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कि पानी उस पेशेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा उसे खुद ब खुद थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, सुकून फील होगा। तो एस्थमा के पेशेंट ने एक तो एलर्जीज़ को अवॉइड करना आता है, जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उसको अवॉइड करना आता है। सेकंड, उन्होंने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना आता है, ठीक है। उसके बाद यूज़ प्रॉपर मेडिकेशन, कि उन्होंने डॉक्टर से जो प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर देता है, मेडिसिन उसको देता है खाने को, उसने वो लेनी है। और इनहेलर का यूज़ लाजमी करना आता है। इनहेलर सिंपली क्या होता है कि एक छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है इसकी। अब वो डिवाइस क्या करती है, उस डिवाइस के अंदर हमने सिंपली मेडिसिन को फिल किया होता है। अब हम उसको मुंह के अंदर रख के पंप करते हैं। पंप करने से क्या होता है कि वो जितनी भी मेडिसिन होती है थोड़ी अमाउंट में वो हमारे गले में से पास करती हुई कहाँ चली जाती है, हमारे ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और वो क्या करती है, अंदर का जो म्यूकस होता है उसे ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो जब म्यूकस ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, म्यूकस जो ज़्यादा हो गया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली सांस जो है वो प्रॉपर्ली जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है एस्थमा का, कि हमने एलर्जेंस को अवॉइड करना होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है, मेडिसिन अगर डॉक्टर ने दी है तो हमने वो प्रॉपर लेनी होती है, और इनहेलर का यूज़ करना होता है। इनहेलर सिंपली मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बाहर से आपको शेप नज़र आ रही होती है उसकी, उसके अंदर एक्चुअली में दवाई होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है। तो जब आप उसे मुंह में रख के पंप करते हैं वो सारी दवाई आपके गले में गुजरती है और वो आपके गले को साफ़ करती जाती है, ताकि जो एयर है, जो विंड पाइप है, वहाँ से एयर सही तरीके से मूव करती है। विंड पाइप जो ट्रेकिया हमारा आता है उसको जब क्लियर कर देगा, मतलब साफ़ कर देगा, तो एयर जो होगी वो इजीली आपके लंग्स तक जाएगी, और लंग्स तक जाके वो एल्वोलाई में जाके पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे वो सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी बीमारियां हैं जो कि हमारी डाइट या हमारी लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करती है। कि अगर एस्थमा का पेशेंट है तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ नहीं गुजारा, अगर वो ज़्यादा भाग रहा है, उसे सांस चढ़ने लग जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, डस्ट है अगर, तो वो उसको बियर नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे सारे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी डाइट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है।